ओम शांति। बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में हर बार की तरह आदरणीय बृजमोहन भाई साहब मौजूद हैं, जिन्होंने सेवा में बाप दादा की प्रेरणा से कई नए प्रकार की विहंग मार्ग की सेवाएं की, जिससे संस्था का न केवल नाम बाला हुआ, लेकिन हर बाबा के बच्चे की उंगली भी उसमें लगी। तो आइए जानते हैं ऐसी ही बाप दादा की डबल मदद की मीठी यादों के बारे में। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि संस्था की छवि को गवर्नमेंट के आगे और अन्य सभी संस्थाओं के आगे रखने में भी कई प्रकार की सेवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज की जो मूल संस्था है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हम तो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये संस्था धार्मिक संस्थाओं में दर्ज की गई है। तो आखिर ऐसा हमें क्यों करना पड़ा और ये संभव कैसे हो पाया? ऐसा है, गवर्नमेंट के पास कैटेगरीज होती हैं, तो जो कैटेगरीज होती हैं उसके अनुसार ही वो उसके जो भी संस्था होती है उसको जो डायरेक्ट कैटेगरी हो या उससे नियरेस्ट कैटेगरी हो उसमें वो नोट कर लेते हैं जी। जैसे सेंसस होता है, तो सेंसस में पूछने आते हैं, एक क्लॉज होता है आप किस धर्म के हैं। अच्छा, अब ब्रह्मा कुमारी मानती हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है जी। हिंदू धर्म नाम दूसरों ने दिया इस धर्म पर, क्योंकि ना तो हिंदू धर्म का कोई फाउंडर का पता है, ना हिंदू धर्म की कोई किताब है, ना हिंदू धर्म कितने वर्ष से शुरू हुआ ये पता है। नहीं तो हर धर्म में होता है कि नहीं, किसने ये धर्म चलाया। मान लो ईसाइयों का धर्म क्राइस्ट ने चलाया जी। फिर उसकी कोई किताब होती है, खास बाइबल है, कितने साल पहले चलाया, तो कोई कहेगा 2000 साल पहले चलाया, तो उसका समय, उसका पुस्तक, उसका चलाने वाला ABC हर धर्म की होती है। अगर हिंदुओं से पूछा जाए कि भाई आपका धर्म किसने चलाया, तो कहेंगे ये तो बहुत पुराना आदि सनातन है, यानी पुराना है, शुरू का है, लेकिन पता नहीं किसने चलाया जी। अच्छा, फिर उनसे पूछा जाए कब चलाया, तो भी कोई ईयर नहीं बताएंगे, ये तो चला आता आदिकाल से। अच्छा, उसकी किताब कौन सी है जिसने चलाया, उसने जो कुछ कहा किस पुस्तक में है, कहेंगे जी हमारी तो अनेक पुस्तकें हैं, वेद पुराण उपनिषद आदि आदि। तो इसका मतलब पता नहीं जी। वास्तव में ये हिंदू धर्म है ही नहीं, ये तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का बिगड़ा हुआ रूप है। जब देवता देवता नहीं रहे तो दूसरों ने उनको हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू कहना शुरू कर दिया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि देवताओं की ये पूजा करते हैं, देवता थोड़ी रहे, हिंदू देवताओं के पुजारी हैं जी। अच्छा, अब हमको ये ज्ञान है, अगर हमको कोई कहे आप अपना धर्म सेंसस में लिखाओ और हम कहें आदि सनातन देवी देवता धर्म है, तो क्या होगा जी। तो वो कहेंगे जी हमारे तो कॉलम ही नहीं है, हम आपको हिंदू में लिख देते हैं। ऐसा होता है ना? हाँ जी। इसी प्रकार से जब भी बात आती है ब्रह्मा कुमारी संस्था, तो समझते एक धार्मिक संस्था है, रिलीजियस है। हम कहते हैं भी हम रिलीजियस नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि रिलीजियस संस्था की ये ख़ास निशानी है कि जिस धर्म की वो संस्था है उसी धर्म के फॉलोअर उसमें आके बेनिफिट लेते हैं। जैसे कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम की कोई भी संस्था होगी, मान लो मस्जिद में जाना है, नमाज़ पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, तो मुसलमान ही जाएंगे उसमें। ऐसे नहीं कि मस्जिद में कोई सिख चला जाए, हिंदू भी चला जाए, ईसाई भी, एज ए विजिटर जा सकते हैं, लेकिन एज ए फॉलोअर नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से हम उनको कहते हैं हम स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय में सब धर्मों के लोग आते हैं, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो कुछ हमारी टीचिंग्स हैं आप देखेंगे दुनिया भर में अन्य अन्य धर्मों के लोग भी फॉलो करते हैं। अब हम उनको कहते हैं हम स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस नहीं है।
वो कहते हैं हमारे पास कॉलम ही रिलीजियस का है। जी। तो हम कहते हैं वे लिख दो, तुम्हारा कॉलम है तो क्या करें। ये अभी बात। तक भी ऐसा होता है, लोग कहते रहते हैं हाँ। कि ब्रह्मा कुमारी रिलीजियस है, या आप रिलीजन की बात नहीं करना अपने भाषण में। हाँ, इसमें और भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि हमारी जो टीचिंग्स हैं वो आदि सनातन बेस्ड हैं। जी। वो हमारे समय के अनुसार हैं कि भाई सतयुग था, सतयुग में देवी देवता रहते थे। अच्छा, हम देवी देवताओं के लोगों को मूर्तियाँ बताते हैं, मूर्तियों की पूजा करना नहीं सिखाते, बताते हैं। तो वो समझते हैं कि तो हिंदू हैं ना, देखो लक्ष्मी नारायण की बात कर रहे हैं, राम सीता की बात कर रहे हैं, सतयुग की बात कर रहे हैं, इससे ना सतो गुण की बात कर रहे हैं, और कन्फ्यूज़न हो जाता है। शिव को परमात्मा कहते हाँ, हैं। क्योंकि फाउंडेशन कहीं तो होगा, लेकिन क्या परमात्मा यूनिवर्सल नहीं था? जी। परमात्मा कोई हिंदू धर्म मुसलमान धर्म का तो नहीं था। तो अगर हम कहते हैं शिव परमात्मा है, सारे वर्ल्ड का पिता है, वो उसको फिर उसी सेंस में लगे हिंदुओं का गॉड है। फिर और कन्फ्यूजन, उन्होंने शिव को शंकर से मिला दिया। अब वो कहेंगे जी ये तो शंकर जी को शिव मानते हैं, तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि जहाँ हमारे को ज़रूरत पड़ती है हम उसको क्लैरिफाई कर देते हैं कि भाई हम जो है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस कारण से हमको रिलीजियस में अपना दर्ज करवाना पड़ा। हाँ, क्योंकि स्पिरिचुअल का कोई कॉलम जैसे हाँ, कहें गवर्नमेंट में है ही है नहीं। ही नहीं। हाँ, क्योंकि बाकी जो हमारे बहुत सारे अलग अलग बने हुए हैं, जो सिस्टर कंसर्न्स बनी हुई हैं, तो वो अपने स्वभाव के कारण उनके अंडर जो एक्टिविटीज़ चलती हैं उनके कारण अलग अलग कैटेगरीज में हैं। नहीं वो होता है, कई एजुकेशनल है, मान लो तो एजुकेशन में जाएगा। ये धर्म की बात है। जी। वास्तव में सारी दुनिया में स्पिरिचुअल संस्था है ही एक, क्योंकि हम तो आत्मा परमात्मा के अलावा कुछ शुरू ही नहीं करते। हमारा ABC ही आत्मा परमात्मा है। जी। और सारी बाकी जितनी संस्थाएं वो शरीरों पर बेस्ड है। उनका धर्म स्थापक भी शरीरधारी होगा, है ना। जी। तो उनके फॉलोअर भी शरीरधारी होंगे, उनके जो पुस्तक वगैरह होंगे वो भी इस दुनिया के होंगे। तो उसको हम रिलीजियस कह सकते हैं। वास्तव में रिलीजियस अनेक हो गए हैं, स्पिरिचुअल सिर्फ एक ही है। अब एक के लिए कॉलम क्या बनाएंगे? जी। हाँ। और भी भाई साहब कई सारी बातें हैं जो हम कहते हैं ये हमारी यूनिवर्सिटी भी है, परिवार भी है, इंस्टीट्यूशन भी है, संस्था भी है। तो बाबा ने कई बार मुरलियों में भी कहा है कि सच्ची, जैसे आपने कहा सच्ची सच्ची स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन यही है। ऐसी बाबा ने मुरलियों में कहा है सच्ची सच्ची गॉडली यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी जिसको कहें सही मायने में वो यही है। हाँ। इसको थोड़ा सा आप स्पष्ट करें। अब देखिए, ये भी और बात है कि आज दुनिया में हज़ारों यूनिवर्सिटियाँ हैं जी। और यूनिवर्सिटी से ये अभिप्राय लिया जाता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है। उसमें रोक नहीं होगी कि यूनिवर्सिटी में कोई मुसलमान ही पढ़ेगा या ईसाई ही पढ़ेगा, है ना। तो इसलिए जिसमें सेकुलर एजुकेशन दी जाती है उसको यूनिवर्सिटी कह देते हैं। अच्छा, लेकिन भगवान की तो गत मत न्यारी है। अब भगवान कहते हैं कि यूनिवर्सिटी वो है जिसमें यूनिवर्स का ज्ञान दिया जाए, सीधी बात। जी। और पढ़ाइयाँ पढ़ाई जाए, हिस्ट्री पढ़ाई जाए, साइंस पढ़ाई जाए, वो यूनिवर्सिटी नहीं है। क्योंकि साइंस पढ़ने वाले जगह जगह से आ सकते हैं, लेकिन वो तो केवल साइंस ही पढ़ाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि जिसमें तीनों कालों का ज्ञान हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, क्योंकि भगवान त्रिकालदर्शी है। तीनों स्पेस के तीनों लोकों का ज्ञान हो, हैं, क्योंकि परमात्मा त्रिलोकीनाथ है। अब आत्माओं की दुनिया, शरीरों की दुनिया, सूक्ष्म लोक, ये कहाँ किसी यूनिवर्सिटी वालों को तो सपने में भी नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि जहाँ पर रचता और रचना कि आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया जाए। भगवान ने शॉर्ट में किया हुआ, रचता परमात्मा और रचना इस सृष्टि की, आदि मध्य अंत वो है यूनिवर्सिटी। तो बाबा कहते हैं वो गॉड ही दे सकता है, और तो किसी के पास, है ना, कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है तुम्हें तो अपने पिछले और अगले जन्मों का भी ज्ञान नहीं, मैं परमात्मा जानता हूँ और मैं ही बताता हूँ। अब इससे क्या नतीजा निकलता है कि दुनिया में अगर कोई यूनिवर्सिटी है, सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी है, तो क्या कहते हैं गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है।
ये परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित की हुई, जिसमें यूनिवर्स का ज्ञान दिया जाता है। तो बाबा हमको कहा करते थे, बच्चे नाम और यूनिवर्सिटियाँ तो बहुत हैं, लेकिन जो सच्ची यूनिवर्सिटी है जिसमें रचयिता और रचना के आद्मध्य अंत का ज्ञान दिया जाता है, आप आत्माओं को इस सृष्टि चक्कर में आपके सारे जन्मों का ज्ञान दिया जाता है, वो यही है जी। हाँ। तो भाई साहब फिर ये तो बहुत यूनिक बात है, और हमारी यूनिवर्सिटी है भी यूनिक, इसमें कोई एक ही क्लास में सब पढ़ते हैं वो हाँ बहुत बातें हैं इसमें तो यूनिकनेस इतनी है कि दूसरे के कोई बात ही नहीं कर सकते, कोई समझ ही नहीं सकता हाँ, इसको। हाँ, और इससे हम यूनिवर्स के मालिक भी बनते हैं। तो इस हिसाब से तो फिर भाई साहब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हुआ, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इसकी सिस्टर कंसर्न्स बनी है। तो जब ये मतलब आप लोग बात कर रहे होंगे कि इसको रिलीजियस किया जाए या इसको एजुकेशनल किया जाए, तो आपस में ब्राह्मण परिवार का क्या व्यू था? जैसे हमारा तो हर डिसीजन कमिटी के थ्रू होता है। बात ये थी कि हम स्पिरिचुअल तो थे ही, रिलीजियस तो उन्होंने कर ही रखा था ज़बरदस्ती। अब हम ये तो नहीं चाहते थे हम स्पिरिचुअल से रिलीजियस में आ जाएं, तो हम तो स्पिरिचुअल थे। अब ये था कि यूनिवर्सिटी भी स्पिरिचुअल है, गॉड फादरली स्पिरिचुअल, क्योंकि जहाँ जो भी बात होती है वो आत्माओं से कनेक्टेड है ना। और आत्माओं का क्या मतलब हुआ? आत्मा तो अनादि अविनाशी है, इमॉर्टल है, एटर्नल है, इम्पेरिशेबल है। अब आत्माओं की जो बात होगी तो उसमें सृष्टि चक्कर में, ये जो सृष्टि का नाटक है, इसमें ऐसे तो नहीं कि मैं आत्मा ने अब इस शरीर में जन्म लिया हुआ है तो मैं शरीर को छोड़ूंगी तो उसके बाद मेरा अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। मैं आत्मा इससे निकल कर अगले अपनी जर्नी में जाऊंगी। और यहाँ आने से पहले भी मैंने जब इस जन्म में आया तो पहले भी मैं आत्मा कहीं था, क्योंकि मैं एटर्नल हूँ, बॉडी चेंजेबल है। इसलिए ये जो आत्माओं की बात है कि आत्माओं का ज्ञान परमात्मा देते हैं, उसमें तो ये सारा ट्रैक जानना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल इसका मतलब ही है, जैसे हमने पहले बताया। फिर दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो आत्माएं कहाँ से आ रही हैं? शरीर की तो बात नहीं, हर शरीर के अंदर आत्मा है, और आत्मा ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय होती है, तो एटर्नल है। अब यहाँ आबादी बढ़ी, मान लो इस दुनिया में एक व्यक्ति बड़ा शरीरधारी, तो आत्मा कहीं से तो आई होगी, क्योंकि आत्मा क्रिएट तो की नहीं जाए। ये सारी बातें हैं। इसलिए ये था एजुकेशनल। हम ये सोच रहे थे, बाबा कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है और सच्ची यूनिवर्सिटी है, और यहाँ एजुकेशन दिया जाता है। और धर्म संस्थाओं में क्या होता है, वहाँ पर कई प्रकार की उनकी अपनी अपनी फ़िलॉसफी होती है। फिर उसके अंदर उनके किस्से कहानियाँ जोड़े जाते हैं। उनके फाउंडर ने कई तरह की करामातें की होती हैं, है ना, सुपर नेचुरल चीज़ें होती है उसमें, वो बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो जो है यूनिवर्सिटी है, तो हमने मीटिंग में फ़ैसला किया कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस का तो लोगों को चक्कर है। जो हम शिक्षा देते हैं सबके नोटिस में ये आना चाहिए कि हमारी प्रधानता शिक्षा में है, क्योंकि हमारे बाहर जो बोर्ड भी लगा होगा तो क्या होगा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गई ना। हम ये तो नहीं लगाते कि कोई संस्थान है, कोई सत्संग है ना। तो जब विश्वविद्यालय है तो एजुकेशनल होनी चाहिए। तो हमने तय किया इसको एजुकेशनल कराना है। तो क्या सारी कमेटी की यही राय थी? हाँ, क्योंकि हम लोग, हमारी राय दो होती नहीं, क्योंकि हमारा थिंकिंग एक है, हमारा लक्ष्य एक है। तो ये फैसला हुआ कि लोग इसको रिलीजियस गिनते हैं, मत्था टेकने वाली कोई बात ऐसे ऐसे करते हैं, समझते हैं कोई धार्मिक संस्था होगी और कंफ्यूज करते हैं। और भारत के अंदर तो रिलीजियस संस्थाएं बहुत हैं, और भी ज़्यादा कंफ्यूज, वन ऑफ द मैनी। और हम हैं यूनिक, सबसे न्यारे। इसलिए इस बात को प्रूव करने के लिए हमें इसको एजुकेशनल कराना है। और एजुकेशनल को सरकार की तरफ से उस समय पर एजुकेशन को प्रमोट किया जाता था, इसलिए सरकार की तरफ से एजुकेशनल को टैक्स में भी बहुत सारी छूट थी। वैसे तो ब्रह्मा कुमारी को ना रिलीजियस के अंदर टैक्स लगता है ना कहीं, क्योंकि हमारी तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी डोनेशन पर चलती है, फिर भी उसमें टैक्स पर छूट थी। ये एक अलग बात है।
तो हमने इसलिए एजुकेशनल कराया कि हमारा सही रूप लोगों के आगे आए। अब कराने के लिए हमको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता। तो गवर्नमेंट के पास तो हम ऑलरेडी रिलीजियस रूप से रजिस्टर्ड थे। हाँ, तो उसको चेंज कराने के लिए जाना पड़ा ना। जी जी। तो फिर हम लोग गए, एप्लीकेशन दिया। अब गवर्नमेंट कहे आप एजुकेशनल तो हो ही नहीं सकते। अच्छा। हमने कहा क्यों? हमने उनको सारे कागज़ दिखाए, अपने कोर्सेज दिखाए, रिफाइंड कोर्सेज दिखाए, बुक्स दिखाई, सब किया। उन्होंने कहा कि एजुकेशनल संस्था में तो पहली क्लास से पढ़ाई होती है जी। और एमए तक चलती है, और उसमें अलग अलग क्लास होते हैं, पहली के अलग क्लास, दूसरी के अलग, उनके टीचर भी अलग अलग होते हैं, है ना। और एमए तक वो अलग अलग टीचर चलते हैं। फिर टीचर्स को सैलरी दी जाती है, उनका पे स्केल फिक्स होता है, सारा सिस्टम है। और उसके लिए सारी स्टेट्स में रूल बने हुए हैं कि टीचर्स के पे स्केल क्या होंगे, किस कैटेगरी के टीचर, खुद कितना पढ़ा हुआ है, उसने उसके कुछ यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ा हुआ है, सारा था। आपका तो कुछ है ही नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है टीचर्स हमारे यहाँ ये है कि एक ही क्लास लगती है जी। यानी ऐसी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी, लेकिन सारे वर्ल्ड में एक ही क्लास लगती है। अच्छा, फिर एक ही क्लास लगती है, उसमें नए से नया और पुराने से पुराना स्टूडेंट पढ़ता है। जिसने कल ज्वाइन किया है वो भी उसी क्लास में बैठा है, जो 70 साल से पढ़ रहा है वो भी उसी क्लास। ऐसा कौन सा टीचर होगा, ऐसी कौन सी पढ़ाई होगी जो लगातार वर्षों वर्ष एक ही क्लास लगती है और उसमें सारी पढ़ाई दी जाती है। तो वो और है। हाँ, फिर यहाँ कोई टीचर्स का ग्रेड नहीं, अलग अलग तरह के टीचर नहीं, पढ़ाई वही है, पढ़ाने वाले अलग अलग है, लेकिन सारे वर्ल्ड में एक दिन में जहाँ पर भी हमारा क्लास लगता है एक ही पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो और हैरान होते हैं, वो कहते हैं आप तो इसमें आ ही नहीं सकते, एजुकेशन में आ ही नहीं सकते। एजुकेशन के तो बाकायदा कोर्सेज होते हैं, सिलेबस होता है, तरह तरह की एजुकेशन होती है, साइंस की होती है, इंजीनियर की होती है, लॉ की होती है। तो इस प्रकार से वो तो चकित होते थे, वो कहते थे आप कैसे इसकी एजुकेशनल में आ ही नहीं सकते, आप तो कौन किसके अंडर आपको करें बताइए। हम कहते थे हमारी तो यूनिवर्सिटी है, और भारत में एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी बनाया हुआ जो सारी यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करता है, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चाहे वो दूसरी। वो कमीशन वाले कहें आपकी तो अजीब व गरीब तरह की यूनिवर्सिटी है, आपको कोई ग्रांट भी नहीं चाहिए। तो इसलिए वो हैरान थे। और हम बाबा ने जो कह दिया और हमने जो ठान लिया वो हमारा पक्का ही होता था, निश्चित होता था और होना ही है, क्योंकि हम अपने एंगल से ठीक थे। अगर आज की दुनिया में अच्छा वहाँ तो फीस भी लगती है, हम यहाँ फीस भी कोई नहीं है, तो हर प्रकार से ये न्यारी थी। और बाबा ने कहा था न्यारी यूनिवर्सिटी है। अब आपने और यूनिवर्सिटियों को जो ना तो यूनिवर्स का ज्ञान देती है, ना जिनमें सेकुलर है, जिसमें ऐसा भी है यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में कोई एज लिमिट भी होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बूढ़े होकर भी लॉ कॉलेज में पढ़ने चले जाते हैं, ऐसे कई होते हैं और वो एक्सेप्शन होते हैं। यहाँ तो हर एक पढ़ सकता है। तो आखिर उन्होंने कहा कि आपकी संस्था किसी भी तरीके से जितने हमारे पैरामीटर्स हैं एक को भी वो जस्टिफाई नहीं करती, इसलिए हम आपको यूनिवर्सिटी नहीं एजुकेशनल नहीं बनाएंगे। तो फिर भाई साहब बाप दादा ने इसमें कैसे मदद की? ये सारे जो भी आए थे, क्योंकि नॉर्म्स को तो हम बदल नहीं सकते, एंड वी गो बाय द लॉ ऑफ द लैंड। हाँ, अब हुआ ये था कि इसी को कहते हैं बाबा की मदद। बाबा बच्चों की बुद्धि में जो डालता है वो सत्य डालता है। हम क्यों करवा रहे थे कि हमारा असली रूप लोगों के आगे आए, क्योंकि और धार्मिक संस्थाओं में सत्संग होता है, पढ़ाई मतलब होता है, लेकिन वहाँ कोई कोर्स नहीं होता कि किसी भी जाएं वहाँ के मौलाओं के लिए या पादरियों के लिए कोर्स होता है जी। लेकिन हमारे यहाँ पंडितों के लिए होता है, कई प्रकार की डिग्रियाँ भी दी जाती हैं। बनारस में एक विद्वत मंडली है, वो हिंदुओं को उनके जो टीचर होते हैं जिसको प्रीस्ट कहते हैं उनके लिए डिग्रियाँ होती हैं, उपाधियाँ होती हैं। हमारे यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दुनिया की ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ भगवान और ही उल्टा कहता है कि जितना तुमने दुनिया का पढ़ा उसको भूल जाओ, कि हाँ ना हे अर्जुन अपनी पंडिताई को छोड़ो,
क्योंकि आप एक लिमिटेड एंगल से, जैसे मैं लॉयर हूँ, वकालत पढ़ा हूँ, मैं तो हर चीज़ को वकालत के एंगल से देखूंगा। भगवान कहता है तुम वकील नहीं जज बनो, है ना। वकालत करते के आर्गू करते रहोगे, ये है या ये है, झूठ को सच, सच को झूठ बताओगे। अगर तुम्हारी बुद्धि में ये घुसा हुआ है कि झूठ को सच, सच को झूठ करना है, तो तुम कभी सच तक पहुंच नहीं सकते। जज बनो, है ना। तो बाबा फिर यहाँ तक कहता है तुम जो है अपने जो है वकील बन जाते हो, दूसरों के जज बन जाते हो, तुमको तो अपने जज बनना है। सो मैनी डिटेल्स। तो कहने का भाव ये संभव नहीं था, पर हम तो जानते हैं कि सच्ची बात हम कर रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ, जो भारत सरकार की एजुकेशन मिनिस्ट्री थी ना, वो हर साल एक एजुकेशनल पॉलिसी, हर साल नहीं 5 साल के बाद एजुकेशनल पॉलिसी गवर्नमेंट की निकाला करती थी। तो उस वक्त न्यू एजुकेशनल पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से प्रिंटेड बुक में आई थी कि सरकार की भी अपनी कमेटियाँ होती है, तो सरकार के एक्सपर्ट्स ने मिलकर भारत जैसा देश जो प्लूरल सोसाइटी है, जिसमें मल्टी रिलीजियस है, उसमें एजुकेशन देना है, तो बहुत सारे बैरियर आते हैं। तो सबसे हटा करके एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए जिसमें सब लोग खुश भी रहें, सब लोग कवर भी हो जाएं, और किसी को आपत्ति ना हो कि फलाने धर्म की तरफ ये एजुकेशन इंक्लाइंड है। जैसे जनरली कह देते हैं ना, जिसकी सरकार होती है, जैसे मान लो कि हिंदू धर्म वालों के, मान्यता वालों की सरकार आ गई, तो लोग फट कहना शुरू करेंगे, इनकी तो जी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी है, सबको हिंदुओं की तरफ झुकाव डालेंगे। तो उससे न्यारा होकर गवर्नमेंट बनाती है। तो वो जो पुस्तक बनाई थी उन्होंने, हमने दिल्ली में ख़रीदी कि शायद इसमें कुछ हमारे फेवर में निकला है। और उसमें गवर्नमेंट ने एजुकेशन की जो परिभाषा थी अपने हिसाब से बहुत बढ़ा दी थी, इतनी लंबी चौड़ी कर दी थी कि हर चीज़ एजुकेशन में आ जाती थी। मुझे याद है वहाँ ये लिखा हुआ था कि अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स को मान लो ताजमहल दिखाने ले जाता है, वो भी एजुकेशन है, क्योंकि वहाँ बच्चे जाकर के हिस्ट्री सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं। किताब में पढ़ लिया ताजमहल है, वो और बात है। अगर टीचर उनको ट्रैवल करवा के अपने साथ एक्सकर्शन टूर पर, एजुकेशनल पर ले जाता है, तो वो भी एजुकेशन है। यहाँ तक उसमें लिखा हुआ था। तो काफ़ी ढील दे दी, बहुत यानी उसमें हर चीज़ कवर हो जाती थी। तो अब आप देखिए कि जब किसी को एजुकेशन देने के लिए आप ताजमहल ले जाते हैं, तो उसमें आप 4th क्लास के स्टूडेंट्स को भी ले जा सकते हैं, 10वीं क्लास वालों को भी ले जा सकते हैं। तो वहाँ तो एक ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो हमने उसको पकड़ लिया और उसके बहुत सारे क्लॉज निकाल कर हमने फिर गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि आपकी ही एजुकेशनल पॉलिसी है, उसमें ये लिखा हुआ। तो उसमें तो इतनी यूनिवर्सल लिखा हुआ है। तो अगर छोटी मोटी ऐतिहासिक जगह ले जाने को भी एजुकेशन कहते हैं, हम उनको आत्मा का ज्ञान देते हैं जो आज प्राय लुप्त है। कोई अपने आप को आत्मा मानता ही नहीं, और गीता आत्मा का ज्ञान देती है। हमारी बुक है, यानी क्लासिक बुक है, जिसको सारी दुनिया शास्त्र शिरोमणि ऐसे करके हमने फिर रीज़न बनाया। अब फिर उनकी कमेटी बैठी, अब वो तो हैरान हो गए कि हमारी पॉलिसी के अनुसार ये कोट कर रहे हैं, हम इनको कैसे नहीं मानेंगे। तो फाइनली उसको उन्होंने मान लिया एजुकेशनल। फिर इनकम टैक्स वालों ने ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि हालांकि हम टैक्स माफ़ थे, चाहे हम रिलीजियस के तौर पे भी टैक्स फ्री हैं, उसमें भी फिर भी उनके हमें अकाउंट्स देने पड़ते हैं आदि आदि। तो वहाँ उन्होंने एक ऑब्जेक्शन कर दिया। फिर उनके अपने अपील कोर्ट्स होते हैं, फिर हम वहाँ गए। फाइनली उनको डिक्लेयर करना पड़ा कि ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो वैसे बाबा तो चतुर सुजान है, उन्होंने पहले से ही ये सब सोच समझ के बच्चों को डायरेक्शंस दिए हुए हैं मुरली में। हमें कैच करना है और सही युक्ति सही समय पे अप्लाई करनी है। और भाई साहब ये भी मैं इतने समय आपसे बात करके समझ रही हूँ कि कहीं ना कहीं भाई साहब सही समय पे बाबा टच करते हैं कि इस समय ये सेवा करें, क्योंकि इस समय ये सेवा सफल होगी। तो शायद वो पॉलिसी निकलनी थी, तभी हमने ये ट्राई किया। वो सारा लिंक हो जाता जी। लेकिन भाई साहब अभी आपने बात की इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स का इस पूरे में क्या रिलेशन था? एजुकेशनल संस्था बन रही है अगर, तो उसमें भी इनकम टैक्स हर तरह की अलग अलग, जैसे कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई होटल चलाता है, तो इनकम टैक्स का हर एक के लिए अलग सिस्टम होता है। जी।
तो आखिरकार भाई साहब इसको एजुकेशनल संस्था मान लिया हाँ, गवर्नमेंट हाँ। ने। और इसमें जैसे हम विश्वविद्यालय लिखते हैं उसके ऊपर भी शायद कुछ बात आई थी कि इसको आप नहीं लिख सकते, हाँ। लेकिन आज हम लिखते हैं। तो इसके पीछे क्या हमने युक्ति लगाई? ऐसा था कि हम शुरू से गॉडली यूनिवर्सिटी लिखते थे। जी। तो यूनिवर्सिटी क्योंकि हमारी उस वक्त तक रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी ना यूनिवर्सिटी, जी। तो हम गॉडली यूनिवर्सिटी लिखते थे। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ऑब्जेक्शन किया, हम लोगों ने जाके वहाँ प्रेजेंटेशन दिया। वो कहते कुछ भी हो जाए यूनिवर्सिटी वही होगी जो हमारे द्वारा रजिस्टर्ड है, आप यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आप यूनिवर्सिटी ना लिखो। तो फिर हमने कहा हम क्या लिखें, तो उस समय हमने कहा हम ईश्वरी विश्वविद्यालय लिख दें। तो उन्होंने मान लिया, क्योंकि उस वक़्त तक जो था ना, जो एक्ट था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, इंग्लिश में था। जी। और इंग्लिश में यूनिवर्सिटी एक शब्द है, हिंदी में विश्वविद्यालय दो शब्द हो जाते हैं। तो हम तोड़ करके लिखते थे ईश्वरी विश्वविद्यालय, और आज तक भी वो चलता है। हाँ, हो गया। लेकिन फिर हुआ वो एक्ट हिंदी में भी बन गया। अच्छा। अब हिंदी में बन गया, उसमें तो विश्वविद्यालय ट्रांसलेशन आ गया। जी। फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री वालों के पास भी हम गए। उन्होंने कहा जी ये तो लॉ है, अब विश्वविद्यालय, उस वक़्त ईश्वरी विश्वविद्यालय अलाउ किया होगा, हिंदी में एक्ट नहीं था, अब तो है। फिर हमने सोचा, तो हमारे पास एक भगवान ने एक रास्ता रखा हुआ था कि हम विश्वविद्यालय अलग अलग लिखते थे। तो मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के ऑफिस में गया और उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ था। तो उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी का नीचे ट्रांसलेशन विश्वविद्यालय किया हुआ था और वन वर्ड था, क्योंकि यूनिवर्सिटी वन वर्ड था तो विश्वविद्यालय भी वो वन वर्ड लिखते हैं। तो हमने फिर ये प्ली किया कि विश्वविद्यालय मीन्स वर्ड स्कूल, विश्व मैंने वर्ड, विद्यालय मीन्स स्कूल। और हम इसको हर जगह, हमारा लिटरेचर देख लीजिए, हम अलग अलग लिखते हैं। और अगर आपका हम कहना माने तो हमारा इतना सारा लिटरेचर, इतनी किताबें, इतने बोर्ड, इतना सब कुछ तो विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, वो हमको सारा चेंज करना पड़ेगा। बुक्स कैसे चेंज करेंगे? आखिरकार उसमें भी एक धर्म युद्ध हुआ। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा इनको लिखने दो। इस तरह से हमारा विश्वविद्यालय भी आज तक लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं बाबा ने जो हमें बुद्धि दी है, और कहीं ना कहीं बाबा कहते हैं ये श्रूड बुद्धि, जैसे युक्ति निकालने की, तो ये मदद करती है। और विदेश में हम लिख देते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भारत में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और विदेश में ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी लिख देते हैं। तो विदेशों में या हमारे विदेशी कॉरेस्पॉन्डेंस में यूनिवर्सिटी लिखते हैं और यहाँ हम विश्वविद्यालय लिखते हैं। जी। साथ ही साथ भाई साहब एक और भी बहुत अच्छी बात है, जो हमारी संस्था गवर्नमेंट की कोर कमेटी जो है वैल्यू एजुकेशन के लिए, उसमें दर्ज है। तो ये तो बहुत बड़ा स्टेप है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? अब देखिए, क्योंकि हम एजुकेशनल हो गए थे जी। अब गवर्नमेंट जो, और हम स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं, तो गवर्नमेंट में बहुत बड़ी बात चल रही थी कि हमारी एजुकेशन में वैल्यूज़ होनी चाहिए, है ना। अब एजुकेशन तो सेकुलर हो गई, वैल्यू तो कोई सिखाता ही नहीं था। पहले वक्त में फिर भी स्कूल में कुछ प्रेयर करा देते थे, अब वो प्रेयर कौन से धर्म की हो, क्या हो, बहुत झगड़ा चलता था। सब चीज़ें उड़ा दो जहाँ किसी धर्म का थोड़ा चिन्ह आए। आप हिंदी में प्रेयर कराओगे तो आप हिंदू हो गए। क्रिश्चियन बच्चे, क्रिश्चियन का बच्चा पढ़ने जाता हो, कहता जी ये तो वहाँ तो हिंदुओं का सिखा रहे हैं, क्रिश्चियन स्कूल में हिंदुओं का बच्चा पढ़ने जाएगा, वो तो जो हमें क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो उन्होंने सब नामों निशान धर्म के उड़ा दिए। फिर उन्होंने सोचा कि किसी ढंग से तो वैल्यूज़ को लाए ना एजुकेशनल सिस्टम में। तो उन्होंने बहुत बड़ी कमेटी बनाई जिसका नाम था कोर कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोर कमेटी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन एजुकेशनल सिस्टम। अब क्योंकि हम एजुकेशन वाले थे तो उन्होंने फिर अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा 2-3 संस्थाओं को उसमें जोड़ा, अपने आप ही। हाँ, वो चुनते हैं ना, क्योंकि पब्लिक का व्यू भी चाहिए। तो एक था रामाकृष्णा मिशन और एक था ब्रह्मा कुमारी। इन 2 संस्थाओं को जोड़ा। तो उसमें हम कोर कमेटी में कई वर्षों तक जाते रहे, वो मीटिंग्स करते रहे, और हम जो उसमें प्रेजेंटेशन करते थे बहुत अच्छी, उसको बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट किया जाता था, क्योंकि हमारा न्यारा था। फिर एक बार उन्होंने कहा अपनी पुस्तकें लाओ हर एक,
तो हमारे पास तो हमारी वैल्यू एजुकेशन की 20 पुस्तकें थी, एक यूनाइटेड नेशन ने भी एक्सेप्ट की हुई थी, विदेशियों ने भी लिखी हुई थी। हम ढेर सारी पुस्तकें ले गए और वहाँ उन्होंने पुस्तकों का एक पूल बनाया। तो वहाँ सारे PhD स्कॉलर ही होते हैं। वहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट था ना और एजुकेशन का, सारे PhD टीचर्स होते हैं, PhD स्टूडेंट। तो दे लैप्ड अप, वो सारी हमारी पुस्तकों ऐसे पकड़ पकड़ के उनको मटेरियल मिलता था। तो बहुत साल तक वो कमेटी चलती रही। तो फिर क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी एक ऐसे ही कमेटी बना ली। तो हमने उनको कहा कि डुप्लीकेशन हो रहा है, इधर से एजुकेशन मिनिस्ट्री बना रही है, इधर से आप, तो इसको आप मिलाइए। तो उस वक्त तो उनमें बहुत जोश था, कई साल तक वो कमेटी बनी। फिर उन्होंने उसको ढीला करके एक और डिपार्टमेंट था उसको दे दिया, आगे से ये देखेंगे, लेकिन हम उसके मेंबर हैं। तो भाई साहब ये भी बहुत बड़ी बात है कि कहाँ तो रिलीजियस, उसके बाद में उसको एजुकेशनल बनाना, गवर्नमेंट को उस चीज़ के लिए सेंसिटाइज करना। पहले हिंदी का रूल नहीं था तो उसको एक्सेप्ट किया गया धीरे धीरे करके, ताकि एक बड़ा चीज़ अप्रूव करवाने में छोटे छोटे कदमों में बाप दादा ने मदद दी। अब देखिए ना, विश्वविद्यालय को अलग लिखना ये हमारे कितने काम आया। उनके लॉ के अंडर है यूनिवर्सिटी मीन्स इकट्ठा विश्वविद्यालय। बाबा ने शुरू से हमसे लिखवाया विश्वविद्यालय, भाव एक ही निकलता है, लेकिन उसने हमें हेल्प कर दिया इसको रिटेन करने में जी। इसको बाबा की मदद कहते हैं जी। तो जैसे बाप दादा त्रिकालदर्शी हैं, हम बच्चों को भी बाप दादा ने मास्टर टाइटल दिया हुआ है। हम भी मास्टर त्रिकालदर्शी हैं। बाप दादा कहते हैं यदि हम बाप दादा की हर एक श्रीमत को ध्यान से सुने, रोज़ मुरली सुने, पढ़ें, बाबा से योग हमारा बुद्धि का क्लियर हो, तो बाबा की टचिंग्स हमें प्राप्त होती रहती हैं और सही समय पर सही एफर्ट के द्वारा सही सेवा बाप दादा करवाते हैं, जिसमें सफलता निश्चित होती है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स, कई सारी बातें हम आदरणीय भाई साहब के द्वारा जान रहे हैं, जिनके जीवन में एक दो नहीं, ऐसे कई सारे बाप दादा की मीठी यादें समाई हुई हैं। भाई साहब, आप इन यादों के आधार पे चल रहे हैं और हमें भी आप नशा चढ़ा रहे हैं कि बाप दादा कैसे कदम कदम पे हमारी मदद करते हैं। पहले से ही बाबा का प्लान सेट होता है हमारे लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।